नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुंबई मनपा चुनाव में सपा का नया राजनीतिक फॉर्मूला। उत्तर भारतीयों को लेकर अबू आजिम आजमी का बड़ा बयान। बीजेपी पर टिकट काटने का आरोप। दिल्ली साइबर सेल की धनबाद में बड़ी कार्यवाही। तिहाड़ जेल से लाया गया साइबर ठगी का मास्टरमाइंड। 1.5 करोड़ की ऑनलाइन ठगी मामले में रेड। न्यू ईयर को लेकर मुंबई पुलिस अलर्ट मोड पर। शहर भर में 17,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती। संवेदनशील इलाकों में कड़ा सुरक्षा पहरा। सीट बंटवारे को लेकर रामदास आठवले नाराज। मांगी गई सीटें नहीं मिलने पर असंतोष। आठवले ने कहा भाजपा से बातचीत जारी। कोलकाता में अमित शाह का ममता बनर्जी पर हमला। शाह ने कहा घुसपैठ ममता की निगरानी में हो रही है। बंगाल में देशभक्त सरकार की जरूरत। मुंबई महानगर पालिका चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अब नया राजनीतिक फॉर्मूला सामने रख दिया है। समाजवादी पार्टी के विधायक और महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आजिम आजमी ने मुंबई और महाराष्ट्र के उत्तर भारतीय भाइयों और बहनों के नाम एक सख्त संदेश दिया। अपने संदेश में सपा नेता ने कहा कि जिन उत्तर भारतीयों ने बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, गांव-गांव से लेकर मुंबई तक भीड़ जुटाई, आज वही लोग सवाल पूछने को मजबूर हैं। आजमी ने आरोप लगाया कि मनपा चुनाव आते ही बीजेपी ने बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय और परप्रांतीय उम्मीदवारों के टिकट काट दिए। सपा नेता आजमी ने सवाल उठाया कि क्या उत्तर भारतीय महाराष्ट्र में सिर्फ मार खाने और अपमान सहने के लिए आए हैं। इस आरोप के बाद मुंबई मनपा चुनाव में उत्तर भारतीय वोट बैंक को लेकर राजनीतिक हलचल और तेज होती हुई नजर आ रही है। खबर धनबाद से। साइबर क्राइम के खिलाफ दिल्ली पुलिस की साइबर टीम ने बड़ी कार्यवाही की। कल रात धनबाद के कुमार धुबी इलाके में साइबर सेल ने जोरदार रेड मारी। उनके साथ तिहाड़ जेल में बंद कुख्यात साइबर अपराधी शिव रविदास भी मौजूद था, ऐसा बताया जा रहा है। यह ऑपरेशन 1.5 करोड़ रुपए के एक बड़े ऑनलाइन ठगी कांड से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों लोग ठगे गए थे। कुमार धुबी पुलिस के मुताबिक शिव रविदास झारखंड का मास्टरमाइंड है, जिस पर दिल्ली, एनसीआर समेत कई राज्यों में फ्रॉड के दर्जनों केस दर्ज हैं। वो यूपीआई, फेक एप्स, फिशिंग लिंक्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए लोगों को लूटता था। कल रात उसे रिमांड पर लेकर दिल्ली की साइबर स्पेशल टीम कुमार धुबी पहुंची, जहां ठगी के मुख्य सबूत जैसे लैपटॉप, मोबाइल, बैंक डिटेल्स बरामद करने की कोशिश की गई। लोकल पुलिस ने भी पूरा सहयोग दिया है। ये रेड साइबर क्राइम नेटवर्क को निस्तनाबूद करने की दिशा में बड़ा कदम बताया जा रहा है। धनबाद पुलिस ने पुष्टि की कि जांच जारी है और जल्द ही और गिरफ्तारियां हो सकती है। पिछले साल झारखंड, बिहार में ऐसे फ्रॉड से 100 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ था। सिविल ड्रेस में ये कौन थे? ये दिल्ली से आए हैं। अच्छा, साइबर पुलिस है। अच्छा, कोर्ट ने थाना में दिया। अच्छा, आते थे छापामारी करने का। यहाँ से कोई गिरफ्तारी हुई है? नहीं, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। ठीक है, उससे पहले आप थोड़ी दिखा दो। गलत चीज है, गलत आप हर चीज में रोक रहे हो। नहीं, एक मिनट आप रुकिए सर, एक मिनट सर। कुछ बहुत तो बोल रहे हो। जब बोल रहे हो आदमी समझाएगा। दिखाइए, इधर दिखाइए, अंदर लाइट दिखाइए। एक तो शराब के दिखाइए, अंदर देखें, लाइट देखें। आप शराब पिए हुए हैं। हाँ ठीक है। तो फिर ज्यादा बहस मत करो। पुलिस तो कहा लगा का तुम? पुलिस सिविल ड्रेस में आके कार्रवाई कर रहा है, ऊपर से कानून बतिया रहा है। गाड़ी हम से मोबाइल छीन लेता है। मोबाइल छीन ले। वो दारू पी रहे हैं सब वाला। 50 जान लेके बस छोड़ देते हैं। इसको पकड़िएगा, इससे पूछेंगे कौन सा, कहाँ से आया था। सर एक मिनट, ये कहाँ से आया था ऑफिसर? क्या कार्रवाई हुई यहाँ पर? साल 2026 के स्वागत को लेकर मुंबई पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। 31 दिसंबर 2025 को होने वाले न्यू ईयर के स्वागत को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए पूरी मुंबई शहर में कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। मुंबई पुलिस के मुताबिक शहर भर में 17,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है।
धार्मिक कार्यक्रमों, सार्वजनिक स्थल, होटल्स, मॉल्स और नए साल के जश्न के प्रमुख जो केंद्र हैं उन पर भीड़ भाड़ की संभावना को देखते हुए यह व्यापक सुरक्षा बंदोबस्त किया गया है। मुंबई पुलिस कमिश्नर के मार्गदर्शन में वरिष्ठ कानून व्यवस्था और यातायात अधिकारियों की निगरानी में पूरे मुंबई शहर में चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। पुलिस बंदोबस्त लागू रहेगा। पुलिस का मुख्य उद्देश्य नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। मामले पर मुंबई पुलिस डीसीपी अकबर पठान ने क्या कहा, सुनिए। 31 दिसंबर 2025 को नए वर्ष के आगमन के अवसर पर मुंबई शहर में धार्मिक कार्यक्रमों के साथ साथ महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों, होटलों, शॉपिंग मॉल एवं अन्य प्रतिष्ठानों में विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं तथा नागरिक उल्लासपूर्वक नए वर्ष का स्वागत करते हैं। दिनांक 31 दिसंबर 2025 को बृहन्मुंबई शहर में नए वर्ष के आगमन के अवसर पर कानून एवं सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए माननीय पुलिस आयुक्त बृहन्मुंबई के मार्गदर्शन में माननीय पुलिस आयुक्त लॉ एंड ऑर्डर तथा माननीय पुलिस आयुक्त ट्रैफिक के निर्देशन में सुरक्षा बंदोबस्त की योजना बनाई गई है। नागरिकों द्वारा नए वर्ष का आगमन सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण वातावरण में मनाया जा सके, इसके लिए मुंबई पुलिस बल द्वारा यातायात विभाग के साथ 10 अपर पुलिस आयुक्त, 38 पुलिस उपायुक्त, 61 सहायक पुलिस आयुक्त तथा 2790 पुलिस अधिकारी एवं 14,200 पुलिस कर्मचारी तैनात किए गए हैं। इसके साथ साथ महत्वपूर्ण स्थानों पर SRPF प्लाटून, QRT टीम्स, BDDS टीम्स, RCP प्लाटून, होमगार्ड्स आदि का पर्याप्त पुलिस बंदोबस्त भी किया गया है। खबर मुंबई से। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि प्रवीण दरेकर आए थे। उन्होंने कहा कि आपकी नाराजगी हम समझ सकते हैं। भाजपा के साथ चर्चा कई दिनों तक चलती रही। मुख्यमंत्री ने भी आज सुबह मुझे फोन किया था और प्रवीण दरेकर उनका मैसेज लेकर आए थे। उन्होंने कहा हमने जो 39 लोगों की लिस्ट जारी की थी उन 39 लोगों ने फॉर्म भर दिए हैं। हमने प्रवीण दरेकर से कहा कि कल मुख्यमंत्री के साथ एक बैठक आयोजित करें और हमें कुछ सीटें दी जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मनपा चुनाव को लेकर लगातार महायुति में सीटों को लेकर कश्मकश जो है वो जारी है और इसी बीच रामदास आठवले की पार्टी की तरफ से 39 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने के बाद सियासी घमासान जारी है। इस बीच रामदास आठवले का बयान सामने आया है। उन्होंने अपने बयान में क्या कुछ कहा है, सुनिए। नाराजगी हम समझ सकते हैं, लेकिन जिस तरह बीजेपी के साथ हमारी चर्चा बहुत दिन तक चलती रही और इसीलिए मतलब रिपब्लिकन पार्टी को कुछ हिस्सा देने की भूमिका हमारी थी, लेकिन जो हमने 6 सीट निकाली थी तो 6 सीट उनके कोटे से, हम बीजेपी के कोटे से निकाली थी, लेकिन अभी वो तो आपको नहीं चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री साहब का मुझे सुबह फोन भी आया था और उनका मैसेज लेकर वो आए और उन्होंने जो हमने 39 लोगों की लिस्ट जो हमने जारी की थी, 39 लोगों ने फॉर्म भर दिए हैं और सभी को हमने हमारी पार्टी के भी फॉर्म हमने दे दिया है। तो मुख्यमंत्री साहब ने उनको बोला था कि भाई वो कौन सी प्रायोरिटी में सीट है उनसे चर्चा करके आइए, उसमें से कौन सी विड्रॉल हो सकती है क्या देखेंगे और बाकी के जगह पर मैत्रीपूर्ण लड़ेंगे और बाकी के संबंध में भी अपन चर्चा करेंगे। आपके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में आज प्रेस को संबोधित किया। कोलकाता में अपनी प्रेस वार्ता के दौरान अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी की निगरानी में घुसपैठ कराई जाती है। घुसपैठ को रोकने के लिए बंगाल में देशभक्त सरकार लानी पड़ेगी। मैं आज आपको इस सार्वजनिक प्रेस वार्ता में पूछना चाहता हूं कि कौन सरकार है, कौन सी सरकार है बांग्लादेश की पूरी सीमा पर जो वाड़बंदी करने के लिए, बॉर्डर पर फेंसिंग करने के लिए जमीन नहीं देती है। आपकी निगरानी में घुसपैठ कराई जाती है और बंगाल को धीरे धीरे डेमोग्राफी चेंज कर कर आप आपकी वोट बैंक को पुख्ता करनी चाहते हैं। जहां पर भी बंगाल में जाते हैं पूरे बंगाल की जनता घुसपैठियों से त्रस्त है। क्या कोई राज्य सरकार ऐसी हो सकती है जो घुसपैठियों की पनाहगाह अपने राज्य को बना दे? राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक कितना बड़ा खतरा है, इसका जवाब बंगाल की मुख्यमंत्री ने बंगाल के चुनाव में दे। घुसपैठ रोकने के लिए उनके पास क्या योजना है? आर्टिकल 370 हटता है, वो विरोध करती है।
सीए लाकर बंगाल के शरणार्थियों को नागरिकता देने का हम कार्यक्रम करते हैं, वो विरोध करती हैं और वो ठीकरा फोड़ते हैं कि बीएसएफ है, वो रोक नहीं रही है। ममता जी, मैं आज आपको इस सार्वजनिक प्रेस वार्ता में पूछना चाहता हूं कि कौन सरकार है, कौन सी सरकार है बांग्लादेश की पूरी सीमा पर जो वाड़बंदी करने के लिए, बॉर्डर पर फेंसिंग करने के लिए जमीन नहीं देती है। अगर आप जवाब न दे पाए तो मैं ही देता हूं, आपकी ही सरकार है जो जमीन नहीं देती है, जिसके कारण फेंसिंग का काम समाप्त नहीं होता है। फिर भी भौगोलिक रूप से कठिन सीमा पर से कोई घुस कर आता है तो कहां जाता है? सबसे पहले बंगाल के गांव में जाता है। आपका पटवारी क्या कर रहा है? आपका थाना क्या कर रहा है? क्यों इसको अरेस्ट नहीं किया जाता? क्यों उस पर केस दर्ज नहीं होता? क्यों इसको वापस भेजा नहीं जाता? जवाब है क्या? मुंबई महानगर पालिका 2026 के चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। इसी क्रम में वार्ड नंबर 26 से इंडियन नेशनल कांग्रेस, वंचित बहुजन आघाड़ी, आरपीआई, राष्ट्रीय समाज पक्ष और मित्र पक्ष के संयुक्त और आधिकारिक उम्मीदवार सुरेश चंद्र राजहंस ने अपना नामांकन दाखिल किया। सुबह करीब 10 बजे कांदिवली ईस्ट स्थित भीमनगर, नालंदा, बुद्ध विहार से कांदिवली पश्चिम के बजाज मनपा स्कूल स्थित चुनाव कार्यालय वो पहुंचे, जहां उन्होंने विधिवत नामांकन पत्र जमा किया। इस दौरान कांग्रेस और सहयोगी दलों की बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो है वो मौजूद रहे। पूरे इलाके में चुनावी माहौल देखने को मिला। बताया जा रहा है सुरेश चंद्र राजहंस मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद वर्षा गायकवाड़ के करीबी माने जाते हैं। राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक वार्ड 26 में कांग्रेस और वंचित आघाड़ी उम्मीदवारों के समर्थन में जल्द ही एक बड़ी सभा भी आयोजित की जा सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीएमसी चुनाव को लेकर मुंबई समेत अलग अलग जगहों पर, अलग अलग शहरों में सियासी हलचल तेज हो गई है। हर गठबंधन की तरफ से उम्मीदवारों का ऐलान किया जा रहा है कि कौन किस सीट पर चुनाव लड़ सकता है और इसी कड़ी में ये बड़ी खबर मुंबई से सामने आई। दहिसर पूर्व वार्ड क्रमांक 3 की सीट को भाजपा को दिए जाने को लेकर शिवसेना शाखा क्रमांक 3 के शाखा प्रमुख प्रकाश पुजारी समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने काला फीता बांधकर विरोध प्रदर्शन किया है और जमकर नारेबाजी भी की। उनका कहना है कि यह सीट शिवसेना की थी, मगर इस सीट को भारतीय जनता पार्टी को देकर वार्ड क्रमांक 3 की जनता के साथ अन्याय किया गया है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में सुरक्षा को लेकर भारतीय सेना पूरी तरह सक्रिय नजर आ रही है। सेना ने चतरू क्षेत्र में व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया है, जिसके तहत घर घर जाकर सघन जांच की जा रही है और पूरे इलाके में सुरक्षा बल हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए है। और जम्मू कश्मीर के सांबा में भी साल से पहले चौकसी जो है वो बढ़ती जा रही है। बीएसएफ ने सर्दियों के दौरान घुसपैठ रोकने और सीमा सुरक्षा मजबूत करने के लिए शीतकालीन सीमा प्रबंधन रणनीति लागू की है। संवेदनशील इलाकों में विशेष सर्च ऑपरेशन चलाने पर जोर दिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि क्योंकि नए साल का वक्त आ चुका है और इस बीच संवेदनशील जितने इलाके हैं वहां पर चेकिंग होनी बहुत ज़रूरी है और इसी कड़ी में भारतीय सेना के चेकिंग अभियान या कह सकते हैं कि गश्त अभियान की ये तस्वीरें सामने आई है, जिसमें सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। मुंबई के भांडुप में सोमवार देर रात हुए बेस्ट इलेक्ट्रिक बस हादसे ने अब मानवाधिकार का गंभीर मुद्दा खड़ा कर दिया है। इस दर्दनाक घटना में 4 लोगों की मौत और कई घायल होने के बाद मामला महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग तक पहुंच चुका है। मुंबई हाईकोर्ट के अधिवक्ता आशीष राय ने आयोग में औपचारिक शिकायत दर्ज कर बेस्ट बस संचालन से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों, मुंबई पुलिस कमिश्नर और महाराष्ट्र सरकार के संबंधित सचिव से लिखित जवाब तलब करने की मांग की है। शिकायत में कहा गया है कि भांडुप की तरह भीड़ में बस का अनियंत्रित घुसना और इससे पहले कुर्ला जैसे इलाकों में हुए हादसे नागरिकों के जीवन के अधिकार का उल्लंघन है, जबकि अब तक ठोस और सख्त कार्यवाही नहीं हुई है। फिलहाल पुलिस जांच जारी है, लेकिन मानवाधिकार आयोग में पहुंची शिकायत ने बेस्ट बस सेवा और प्रशासन की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कुछ समय से यह देखा गया है कि मुंबई के बेस्ट बसेस के द्वारा आम जनता के साथ जिस तरीके से दुर्घटनाएं बढ़ी हैं
मुंबई के कुर्ला में इसके पहले एक दुर्घटना हुई थी जिसमें काफ़ी लोगों की जान गई थी, महिलाएं, बच्चे और ऐसे बहुत से सिटीजन्स थे जिनकी जान चली गई, बहुत से लोग गंभीर रूप से घायल हुए। अब हाल ही में दोबारा इस तरीके की घटना भांडुप के इलाके में हुई है, भांडुप रेलवे स्टेशन के पास में हुई है, जिसमें 3 से 4 लोगों की जान गई है और काफ़ी लोगों को गंभीर चोट आई है। ऐसे में जो पुरानी घटनाएं हैं और बीच बीच में जो अक्सर ये दुर्घटनाएं होती रहती है, उनको लेकर क्या तैयारियां की गई, क्या कॉग्निजेंस लिए गए और अधिकारियों ने किस तरीके से इसके ऊपर कार्रवाई की, इसको ध्यान में रखकर मानवाधिकार आयोग के सामने ये शिकायत दर्ज की गई है, जिसमें कि मुंबई पुलिस कमिश्नर और बेस्ट के आला अधिकारी, इसके साथ ही साथ महाराष्ट्र सचिव के द्वारा इस संपूर्ण प्रकरण के विषय में जो भी जांच की गई है उसकी विस्तृत रिपोर्ट मंगाने की मांग की गई है और जो जिस भी तरीके से हो सके इसके ऊपर कठोर कार्रवाई कर जो आम जनता है उन्हें न्याय दिलाने और जो भी व्यवस्था है उन्हें सुदृढ़ बनाने की मांग की गई है। नए साल के जश्न से पहले सूरत पुलिस पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रही है। 31 दिसंबर को लेकर शहर भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और खास तौर पर होटल्स में होने वाली अवैध गतिविधियों पर सख्त नजर रखी जा रही है। पुलिस ने होटल संचालकों को साफ चेतावनी दे दी है कि नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सीधी और कड़ी कार्यवाही की जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी होटल प्रबंधन की ही होगी। न्यू ईयर को देखते हुए सूरत पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पाल क्षेत्र समेत अलग अलग इलाकों के होटल्स, पान के गल्ले और अन्य संदिग्ध स्थानों की तलाशी ली गई। इस दौरान होटल्स के रजिस्टर, रिकॉर्ड, एंट्री डिटेल्स, सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा व्यवस्थाओं की बारीकी से जांच की गई। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अगर किसी भी होटल में गैर कानूनी गतिविधि या अवैध शराब पार्टी पकड़ी गई तो संबंधित संचालक के खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी और उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। सूरत पुलिस ने होटल संचालकों से कानून का पालन करने की अपील की है ताकि शहरवासी नए साल के जश्न को सुरक्षित और शांतिपूर्ण माहौल में मना सके। सूरत पुलिस द्वारा 31 को लेकर विशेष अभियान चलाई जा रहे हैं, जांच की जा रही है, क्योंकि देखा जाए तो जो नए वर्ष होता है सबके लिए, आम आदमी के लिए विशेष होता है। हमारे साथ मौजूद हैं खास तौर पे शीतल शाह जी, हमसे बात करेंगे। मैडम, किस प्रकार से जो अभियान चलाई है, किस प्रकार की जांच है, क्या है, पूरा बताइए। जी, अभी आगामी दिनों में 31 आ रही है, उसके अनुसंधान में हम लोग पाल पुलिस स्टेशन क्षेत्र में जो भी जहाँ पर होटल आई है या फिर ऐसी संवेदनशील कोई भी जगह है जहाँ पर जाके हम वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं, होटल में जाके भी चेक करें ताकि वहाँ पे कोई 18 साल से नीचे किसी को रूम ना दे और अगर कोई भी प्रकार की अवैध गतिविधि दिख रही हो तो वो पुलिस स्टेशन का संपर्क कर सकते हैं। ये जो ऑपरेशन हम कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, इसका उद्देश्य यही है कि लोगों की सुरक्षा के लिए, और अगर ऐसा कोई लगे कुछ भी तो वो पुलिस स्टेशन का संपर्क कर सकते हैं। किस प्रकार से अभी तक कितने होटलों की जांच की गई है? कहीं देखा जाए सड़क के जो किनारे हैं, पान के गल्ले भी है, उस दौरान भी आपकी जांच की गई है पुलिस द्वारा, तो क्या है, किस प्रकार से किया गया पूरा? जी, अभी 15 से 20 होटल में चेक किया गया है। वहाँ के मिरर भी हम चेक करें कि वो मिरर सेफ है कि नहीं। सभी होटल में मिरर सेफ ही मिले हैं और होटल के रजिस्टर भी चेक करें, वो भी वहाँ पे वो लोग आधार कार्ड लेके ही उनको रूम देते हैं, तो सभी होटल भी सेफ है। और वाहन में हम लोग जो किसी के नंबर प्लेट चेक कर रहे हैं, वो नंबर प्लेट से वाहन उसके नाम पे है पर नहीं, वो भी चेक कर रहे हैं। कल 31 है और आज किस प्रकार की विशेष अभियान रहेगी आपके लिए? जी, कल 31 है, इसके हिसाब से पुलिस स्टेशन विस्तार में सभी पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है और ऐसी जगह है जहां पे सख्त पुलिस की जांच रहेगी और अभी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी प्रकार की गतिविधियां चल रही है। आपने देखा जिस प्रकार से जो अभियान चलाई जा रही है, शीतल शाह जो पीआई हैं पाल विस्तार के, उन्होंने कहा कि हम लोग होटल से संबंधित और सड़क पे जो पान के गले उन पर भी जाके हम लोग जांच अभियान चला। कहीं देखा जाए जो 31 है वो विशेष होता है जनता के लिए, तो जनता को विशेष रूप से सावधानी के लिए बताया जा रहा है, कहीं उनको काफी दिक्कत ना आए। कैमरा पर्सन भरत परमार के साथ प्रेम को निषाद, राष्ट्रीय समाचार, सूरत, गुजरात। जी सर। मुंबई के शिवड़ी इलाके से बड़ी खबर सामने आई है, जहां रेती बंदर रोड स्थित गुरु कृपा चौल में दोपहर भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। करीब 3:15 पर बताया जा रहा है कि ये आग की घटना सामने आई। दमकल विभाग को सूचना मिली, जिसके बाद आग की गंभीरता को देखते हुए मुंबई दमकल विभाग ने इसे लेवल 1 की आग घोषित किया है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक आग की शुरुआत एक कमरे में शॉर्ट सर्किट से हुई थी, जिसके बाद वहां रखे गैस सिलेंडर्स में विस्फोट हो गया। सिलेंडर ब्लास्ट के चलते आग तेजी से फैलते हुए 4 से 5 कमरों तक पहुंच गई, जबकि अब तक 4 गैस सिलेंडर्स के फटने की पुष्टि हो चुकी है। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, वहीं
पुलिस, बीएमसी अस्पताल का वार्ड स्टाफ, 108 एम्बुलेंस सेवा, बेस्ट विद्युत वितरण कंपनी की टीमें भी तैनात की गई। शिवड़ी पुलिस के वरिष्ठ निरीक्षक के मुताबिक फिलहाल किसी के घायल होने की सूचना नहीं है और दमकल कर्मी आग पर काबू पाने में जुटे हुए हैं, जबकि पूरे इलाके की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। राजस्थान के डूंगरपुर जिले में बहने वाली एक छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण नदी है मोरन नदी। गैप सागर झील से निकलने वाली ये नदी सूखे और पहाड़ी इलाकों से होते हुए करीब 64.3 किलोमीटर का सफर तय करती है और आगे चलकर माही नदी में मिल जाती है। डूंगरपुर के खड़गदा गांव में कभी पूरी तरह विलुप्त हो चुकी मोरन नदी आज एक बार फिर नए स्वरूप में लौटने को तैयार है। इसके पुनर्जीवन के पीछे है स्थानीय प्रशासन और ग्रामीणों का साझा प्रयास। इस मुहिम की शुरुआत हुई कथावाचक कमलेश भाई शास्त्री के संकल्प से, जिन्होंने जनजातीय समुदाय समेत अन्य ग्रामीणों को जागरूक किया और मोरन नदी के पुनर्जीवन का अभियान शुरू किया। इन प्रयासों का असर अब धीरे धीरे जमीन पर दिखने लगा है। राजस्थान के डूंगरपुर जिले में बहने वाली एक छोटी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण नदी है मोरन नदी। गैप सागर झील से निकलने वाली ये नदी सूखे और पहाड़ी इलाकों से होते हुए करीब 64.3 किलोमीटर का सफर तय करती है और आगे चलकर माही नदी में मिल जाती है। डूंगरपुर के खड़गदा गांव में कभी पूरी तरह विलुप्त हो चुकी मोरन नदी आज एक बार फिर नए स्वरूप में लौटने को तैयार है। इसके पुनर्जीवन के पीछे है स्थानीय प्रशासन और ग्रामीणों का साझा प्रयास। इस मुहिम की शुरुआत हुई कथावाचक कमलेश भाई शास्त्री के संकल्प से, जिन्होंने जनजातीय समुदाय समेत अन्य ग्रामीणों को जागरूक किया और मोरन नदी के पुनर्जीवन का अभियान शुरू किया। नदी को 500 फीट चौड़ा, 1 से 1.5 किलोमीटर लंबा, 500 फीट चौड़ा और 25 फीट गहरा किया है। हजारों ट्रैक्टर निकाला अंदर से कचरा। उसके बाद जो बचा हुआ मलबा निकला, उसी से हमने दोनों साइड में रिवर फ्रंट के रास्ते तैयार किए और ग्राम पंचायत को ये सारी चीज अवेलेबल हुई कि नदी के तट पर बड़े बड़े मैदान तैयार हुए, रोड तैयार हुआ, नदी तैयार हुई और उसमें जन सहयोग। इस नदी के पुनर्जीवन के बाद यहाँ माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जी और राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी ने दौरा किया था और उन्होंने यहाँ आयोजित विशेष कार्यक्रम में भी भाग लिया था। आज जब हमने यहाँ देखा, मुझे लगा तो हम तो छोटा छोटा काम कर रहे हैं। आपने तो कमाल कर दी, आपने इतना बड़ा काम कर दिया जो मुझे विवेक भाई बार बार फोन पर मिल के बता रहे थे, तो मेरे दिमाग में था कि नहीं, इतना बड़ा काम तो नहीं हो सकता। आज मुझे देखने के बाद लगता है कि विवेक भाई ने तो छोटी बात कही थी, आपने तो उससे भी कई गुना ज्यादा ये काम कर दिया। अब इस नदी का विकास और भी बड़े स्तर पर किए जाने की तैयारी है, जिसके लिए DPR तैयार की जा रही है। वहीं स्थानीय प्रशासन द्वारा भी मोरन नदी के विकास के लिए कई अहम कदम उठाए गए हैं। इसके तहत नदी पर एनीकट और अन्य जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किया गया है, ताकि बरसात का पानी नदी क्षेत्र में रुके और भूजल स्तर को मजबूती मिल सके। मोरन नदी का जो रिवाइवल किया गया है, जिसमें नदी की सफाई भी करी गई, डीसिल्टिंग भी करी गई है और साथ ही साथ जो एनीकट्स उस नदी पर बनाए गए हैं, उसका नतीजा ये रहा है कि नदी को रिवाइव भी किया गया है और साथ ही साथ जन सहयोग से वहाँ पर जो एक ओपन वेल भी कंस्ट्रक्ट किया गया है, जिसमें काफ़ी अच्छा पानी हम लोग देख पा रहे हैं। और कुल मिलाकर हमारे जो प्रयास हैं उसका नतीजा यही है कि मोरन नदी को हम लोग रिवाइव कर पाए हैं। इन प्रयासों का असर अब धीरे धीरे जमीन पर दिखने लगा है। भूजल स्तर में सुधार हुआ है, सिंचाई सुविधाएं बेहतर हुई हैं और खेती में फिर से स्थिरता लौटने लगी है। सबसे अहम बात, लोगों का भरोसा एक बार फिर पानी पर लौटा है। कि इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा पानी की समस्या थी, तो वो क्या कि हमारे ये पानी तो बारिश के मौसम में आता था, पर वो बह जाता था, वो सीधा जाके मोरन नदी में मिल जाता था।
तो क्या कि यहाँ पानी ठहरता नहीं था, इससे हमारे कुएं थे वो सूख गए थे, बोरवेल में पानी आता नहीं था। अब जैसे ही ये एनीगेट बने, एनीगेट बनने से क्या कि हमारे आसपास क्षेत्र में सभी जगह जल का स्तर वो ऊपर आ गया, इससे हमें कुएं में से भी पानी उपलब्ध हो रहा है और बोर में भी पानी मिल रहा है। इससे हमारी अच्छी तरह से खेती भी हो रही है और पशु के लिए भी हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हुआ है ये। मोरन नदी का ये पुनर्जीवन इस बात का सशक्त उदाहरण है कि सही योजना, तकनीकी सहयोग और जन भागीदारी के साथ छोटी और उपेक्षित नदियों को भी नई जिंदगी दी जा सकती है और यही नमामि गंगे मिशन का मूल संकल्प है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार।